नगर थाना गोंडा क्षेत्र के भैमलखेड़ा में किसान पंचायत में शिरकत करने आए मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने किसानों की मांग जायज बताने के साथ कहा कि एमएसपी हाल में लागू होनी चाहिए, लेकिन मुझे भारत सरकार की नीयत साफ नजर नहीं आ रही। मैं किसानों से आह्वान करता हूं कि वह पुनः दोबारा लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। 4 दिन बाद मैं पद मुक्त हो जाऊंगा और किसानों की हर लड़ाई को उनके साथ लड़ूंगा। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा, सभी किसान जात पात को भूलकर एक हो जाए और अपनी लड़ाई लड़ने को दोबारा तैयार हो जाए। जब एकजुट होकर लड़ाई लड़ोगे, सरकार को हर हाल में झुकना पड़ेगा और किसानों की प्रमुख मांग एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने को मजबूर होना पड़ेगा। किसानों ने दिल्ली में 11 महीने से अधिक धरना प्रदर्शन चलाकर दुनिया में सबसे बड़े धरने प्रदर्शन की मिसाल कायम की थी। शुरुआत में प्रधानमंत्री ने किसानों के धरना प्रदर्शन को हल्के में लिया, लेकिन 11 माह बाद किसानों की एकजुटता के आगे प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांगने के साथ चारों काले कानूनों को रद्द किया। किसानों की मांगें जायज है और सरकार को अतिशीघ्र एमएसपी लागू करनी चाहिए, लेकिन मुझे केंद्र सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं है। सरकार किसानों की जमीन, पेट और रोजगार की विरोधी है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में कुछ ही दिनों में अडानी देश का सबसे बड़ा पैसे वाला बन गया, तो भाजपा सरकार को कैसे भ्रष्टाचार विरोधी माने। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि किसी के बहकावे में न आए और अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार रहे। अगर सभी दल जातिवाद धर्म को छोड़कर एक होकर चुनाव लड़े तो भाजपा कहीं नजर नहीं आएगी। 4 दिन बाद मैं पद मुक्त हो जाऊंगा और किसानों की लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। किसान कहीं भी धरना प्रदर्शन करें, मुझे सूचना दे, मैं तत्काल किसानों के धरने प्रदर्शन पर पहुंचकर उनकी लड़ाई में शामिल होऊंगा। उन्होंने कहा कि बिहार में राज्यपाल रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार पर नकेल कसते हुए बीएड कॉलेजों की परीक्षाओं को सेंट्रलाइज करा दिया, जिससे गरीब छात्र छात्राओं को भी बीएड करने में आसानी हो गई। बिहार के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना दिया गया, तो उन्होंने अपना फोन नंबर जनता के बीच सार्वजनिक कर दिया और राजभवन के दरवाजे आम नागरिकों के लिए खोल दिए। उनके द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का पत्र केंद्र सरकार को लिखा गया। उनके पत्र को राज्यसभा में रखकर धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। धारा 370 हट गई, जबकि फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि प्रधानमंत्री में दम नहीं कि वह धारा 370 हटा दे। महबूबा मुफ्ती कहती थी कि अगर कश्मीर से धारा 370 हटी तो कश्मीर में आग लग जाएगी, लेकिन उन्हें एक राउंड भी गोली नहीं चलानी पड़ी। कश्मीर में भी उन्होंने भ्रष्टाचार पर वार करते हुए अंबानी और प्रधानमंत्री के नजदीकी व्यक्ति की 150 करोड़ रुपए की जनहित विरोधी डीलों को निरस्त करा दिया। कश्मीर और पंजाब के बीच 40 वर्षों से चले आ रहे नदी के पानी के विवाद का 15 मिनट में समझौता कराया गया। कश्मीर घाटी में सैनिकों पर पथराव करने वालों के विरुद्ध उन्होंने सैन्य अधिकारियों को पलटकर गोली मारने के निर्देश दिए थे। गोवा में राज्यपाल रहते हुए जब उन्होंने भ्रष्टाचार पर नकेल कसना शुरू किया तो उन्हें गोवा से हटाकर मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया। उन्होंने कहा कि वह 4 दिन बाद रिटायर हो जाएंगे, बिना किसी पार्टी में शामिल हुए ही किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और किसानों के मंच को साझा करेंगे। ये तो वहाँ देखो अब जाके क्या प्रभाव है जहाँ कर रहे हैं। हाँ, हम क्या बता दें। नहीं, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि सबको करनी चाहिए पदयात्रा। सब नेता दिल्ली और लखनऊ में बैठे रहते हैं, इन्हें भी जाना चाहिए जनता के बीच में। अच्छा, भाजपा शासन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? भाई भाजपा शासन पे तो तब पड़ेगा प्रभाव जब ये डालेंगे जो नीचे बैठे हैं। राज्यपाल महोदय, किसानों के सामने विकल्प क्या है, मतलब क्या कर सकते हैं? जैसे आपने इनको बहुत मोटिवेट किया। देखिए, इनके सामने विकल्प ये है कि हम ये कोशिश करेंगे कि जितनी पार्टियां हैं जो अपने किसानों की कोख से निकली बताती हैं, उन सबों को इकट्ठा करके वो इकट्ठा होकर चुनाव लड़ें। और अगर वो इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगी तो बीजेपी का पता नहीं चलेगा कहाँ चलेगी। आपने की यहाँ किसानों की, उसकी आपने अध्यक्षता की। आप क्योंकि बेबाकी के लिए जो जाने जाते हैं पूरी तरह से, क्या कहेंगे? आपने कहा कि जो किसानों के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे? पूरी एमएसपी लागू होनी चाहिए और एकदम होनी चाहिए। और मुझे लगता नहीं है कि भारत सरकार की नीयत सही है इस मामले में। आप गवर्नर रहते भी आपने जो मतलब कई बार जब किसानों का आंदोलन चल रहा था उस समय भी आपने कहा था और बाद में सरकार को वापस हटना पड़ा। क्या कहते हैं कि इस लड़ाई को एक बार दोबारा लड़ना पड़ेगा? किसानों को मैं आह्वान करता हूं कि दोबारा लड़ाई के लिए तैयार रहें, लड़ें, और मैं उनके साथ रहूंगा। मेरे पे कोई पाबंदी नहीं होगी 4 दिन बाद।
किसानों के साथ क्या मानते हैं कि जो मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लगातार वायदे किए गए थे आए दो, क्या लगता है आप किसानों का क्या भविष्य रहेगा इनका? इनका भविष्य देखो, किसानों को कोई नहीं मार सकता, ये मरेंगे नहीं, ये खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। मलिक साहब, एक आपने जो है मतलब यहाँ पंचायत के माध्यम से आपने एक आह्वान किया कि मोदी जी की सरकार में कई लोग आपने ऐसे पकड़े जो तमाम भ्रष्टाचारी थे और उसकी सज़ा लगातार आपको जो 5 साल में 5 बार आपको कहीं बदला गया, क्या कहेंगे इसमें? मैं उसके लिए तैयार था जब वो काम कर रहा था। अभी भी आप देखिए 9 गवर्नर हैं जो रिटायर हो रहे हैं मेरे साथ, किसी के यहाँ किसी का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, मेरे यहाँ ज़रूर हो जाएगा 2-3 दिन में। पर मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैंने सोच समझ के बोला था। मुझे बहुत लोगों ने समझाया था कि अरे आप तो वाइस प्रेसिडेंट हो जाओगे, प्रेसिडेंट हो जाओगे। मैंने कहा मैं इन पदों को कुछ मानता ही नहीं हूँ। जब इनसे रिटायर होते हैं तो कुतिया भी रास्ता नहीं छोड़ती है। असली चीज़ है आपका पराक्रम, जहाँ है उस पर रह के अगर लड़ोगे तो लोग आपको याद रखेंगे। बल्कि एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, कांग्रेस पे वो समझ तमाम आरोप लगाती थी और यही कह के आए थे मोदी जी, तो क्या मानते हैं इस चीज़ की आपको सज़ा दी जाएगी, क्या होगा? नहीं, मुझे तो क्यों दी जाएगी, मैं थोड़े ना कह रहा हूँ, ये तो जनता कह रही, देश कह रहा है सारा। अब अडानी की जो प्रोग्रेस है पिछले 2-3 साल में, वो तो सबने देखी है, कैसे हो जाएगी भाई। बाकी हमारे ना हमारी दौलत बढ़ रही, ना किसी और की बढ़ रही, ना किसी व्यापारी की बढ़ रही, और सिर्फ अडानी की दौलत बढ़ेगी और इतनी बढ़ेगी कि वो अंबानी से भी आगे चला जाएगा। ये कैसे हो रहा है? कुछ तो है इसके पीछे। तो क्या माना जाए? आपके भाषण में जो लगा, सीधे सीधे लगा कि जैसे प्रधानमंत्री जी कहेंगे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा उन्होंने बढ़ावा दिया, मेरे मुंह में मत डालो आप। पर उन्होंने भ्रष्टाचार को कम करने का भी कोई काम नहीं किया। मैं कश्मीर पे कभी किताब लिखूंगा, मैं उनको बता के आया था कि आपका एक मिनिस्टर है ऐसे ऐसे पैसे ले रहा है, उसे नहीं हटाया। गोवा का मैंने बताया था कि गोवा में क्या क्या भ्रष्टाचार हो रहा, मैं ही हटा दिया भ्रष्टाचार के बजाय। तो उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है। मेरठ का एक कमिश्नर था अंग्रेज, एरिक स्टोक्स, तो उसने ये लिखा है अपनी किताब में कि यहाँ के बाबा अमानी और उनके साथियों ने अंग्रेज़ों से जिस शिद्दत से जंग किया, ऐसी कोई फौज भी नहीं करती, और शहादत दे दी। उनको मत भूलो, उनको याद रखो। चरण सिंह जी को भी याद रखो, छोटू राम को भी याद रखो, और उनकी याददाश्त के आधार पे अपनी वैसी ताकत बनाओ। और फिर दोहरा रहा हूँ कि देने वाले बनो, मांगने वाले मत बनो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कौमें शिक्षा को तवज्जो देंगी वही कौमें तरक्की करेंगी। एक घटना में सब जगह सुनाता हूँ, जब बड़ी लड़ाई हो रही थी जिसको वर्ल्ड वार सेकंड कहते हैं, तो इंग्लैंड में बजट पेश हो रहा था। उस बजट में शिक्षा की मद में कोई कटौती नहीं की गई। तो विपक्ष के लोग खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि साहब शिक्षा की मद में कटौती क्यों नहीं की गई? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इसलिए नहीं की गई कि लड़ाई में अगर घर टूट जाएंगे तो दोबारा होंगे, कारखाने बर्बाद हो जाएंगे तो फिर तामीर कर लेंगे, पुल भी दोबारा बन जाएंगे, लेकिन एक पीढ़ी अगर बर्बाद हो गई तो वो वापस नहीं आएगी। लिहाजा शिक्षा की मद में कोई कटौती नहीं होगी। तो ये रुख था अंग्रेज का, इसीलिए वो दुनिया पे शासन कर सके। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये मत देखो कि बैठक कितनी बड़ी बनी है। मैं तो मिनिस्टर रह के, MP रह के, MLA रह के दिल्ली में 2 कमरे के मकान में रहता था। अब भी मैंने परसों किराए पे एक मकान लिया है, 2 कमरे का है। चौधरी लोग जब मिल के निकलते हैं, मेरा ड्राइवर कह रहा था, कहते हैं भाई बड़ा अजीब आदमी 2 कमरे के मकान में रह रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि 2 कमरे का मकान मेरी ताकत है। अगर मेरे पास दौलत होती या मैं कोई चीज़ पैदा कर लेता तो मैं नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ सकता था। फिर तो ED और इनकम टैक्स मेरे घर के दरवाजे पे खड़े रहते।
मैं इसीलिए लड़ पाता हूँ कि मैं फ़कीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मैंने राजनीति में कोई पैसा पैदा नहीं किया। तो आपको भी मैं कहूँगा कि ये जोर मत दो कि बैठक बनानी है बड़ी, दहेज आजकल तो हमारे यहाँ वो 4 छल्ले की गाड़ी मांगने लगे दहेज, बुढ़ों के मरे पे 40-40 गाँव का काज करते हो, बुढ़ा 40 गांव के लोगों को रोटी खिला के सूरजमल हो जाएगा, वो तो वही रहेगा जो था। लेकिन इसी पैसे से अगर बच्चों को पढ़ा दोगे, बढ़िया जगह भेज दोगे, तो ये इतने ऊपर चले जाएंगे कि आपकी शान बढ़ जाएगी। लिहाजा इन तमाम चीज़ों पे खर्चे मत करो, नशे पे मत करो, दहेज प्रथा पे मत करो, और ये जो बुढ़ों के काज हैं तो बिल्कुल ही मत करो, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। भाई चरण सिंह जी से बड़ा तो कोई आपका बुढ़ा है नहीं, उनके यहाँ तो तीसरे दिन हवन करके हम लोगों ने आर्य समाज का हवन किया और बस हो गया, कुछ नहीं किया। तो आपके ज़्यादा खुजली लगी हुई है कि आप 40 गांव की चिट्ठी फाड़ोगे, ये गलत है, कुरीति है, इसको छोड़ो। और असली काम है अपने बच्चों को और ख़ास तौर से बच्चियों को पढ़ाओ। मैं बहुत लंबा भाषण कर गया,